Hello guys, welcome back to my YouTube channel, and today in this video we will be covering a topic from molecular biology, that is RNA processing. So by the end of this video we will be understanding about the processing of RNA. So let's begin with this video. We know DNA replicates and it forms a replica copy of it, and then the DNA undergoes transcription process and forms different RNA. We know there are three different types of RNA: mRNA, messenger RNA, rRNA, that is ribosomal RNA, and tRNA, that is transfer RNA. So these three types of RNAs are formed after the transcription process, and then the RNA helps or undergoes the translation process to form the proteins. So before it undergoes the translation process, the RNA has to be modified. It has to undergo the processing steps, and after that only it can be translated to form the protein. Because we know the transcription process in the eukaryotes, it occurs inside the nucleus, and from the nucleus it has to come out in the cytoplasm, and then the translation occurs in the cytoplasm. So thus the environment is totally different inside the nucleus and cytoplasm. Thus the RNA has to undergo some kinds of modifications, and then it has to come in the cytoplasm, and there the translation occurs to synthesize the protein. So we will move into the different steps in the RNA processing. So let's understand what are the processes and mechanism involved in the processing of RNA. So basically we know there are three different types of RNA: mRNA, ribosomal RNA, and transfer RNA. So basically these three types of RNAs are involved in the translation process. So ये RNAs processing के पहले हम इन्हें बोलते हैं प्री mRNA, प्री rRNA एंड प्री tRNA. सो जब प्रोसेसिंग हो जाती है उसके बाद हम इन्हें मैच्योर mRNA, मैच्योर RNA और मैच्योर tRNA बोलेंगे. सो अब हम देखते हैं कि इनकी प्रोसेसिंग प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में किस तरह से होती है. सो जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, सो प्री mRNA की कोई प्रोसेसिंग होती ही नहीं है प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है प्रोकैरियोट्स में वो ओवरलैप करता है. मतलब जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म होती है ट्रांसलेशन शुरू हो जाती है तुरंत. तो इसीलिए mRNA की प्रोसेसिंग के लिए वहाँ टाइम ही नहीं होती. सो प्रोसेसिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती वहाँ. बट जो प्री rRNA होती है प्रोकैरियोट्स में उसकी प्रोसेसिंग होती है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कटिंग होती है, ट्रिमिंग होती है और केमिकल मॉडिफिकेशन होती है. और प्री tRNA की भी प्रोसेसिंग होती है प्रोकैरियोट्स में. यहाँ पर भी कटिंग, ट्रिमिंग, केमिकल मॉडिफिकेशन और एडिशन ऑफ ट्राइन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस देखी जाती है. अब हम चलते हैं यूकैरियोट्स में RNA की प्रोसेसिंग किस तरह से होती है. सो हम देख सकते हैं यहाँ पे प्री mRNA जो होती है यूकैरियोट्स में, उसकी प्रोसेसिंग को हम 4 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं. जो पहला स्टेप है हम बोलते हैं इसे कैपिंग, पॉलीएडिनाइलेशन, स्प्लाइसिंग और RNA एडिटिंग. सो ये चारों स्टेप्स को हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे. एंड देन इन द प्री rRNA यूकैरियोट्स में इसकी भी प्रोसेसिंग होती है, कटिंग होती है, ट्रिमिंग होती है, केमिकल मॉडिफिकेशन होती है और स्प्लाइसिंग होती है. तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्री RNA की जो प्रोसेसिंग हो रही है यूकैरियोट्स में, यहाँ पर स्प्लाइसिंग इन्वॉल्व होती है, लेकिन यूकैरियोट्स में स्प्लाइसिंग नहीं होती. प्री tRNA की प्रोसेसिंग यूकैरियोट्स में कटिंग इन्वॉल्व होती है, ट्रिमिंग इन्वॉल्व होती है, केमिकल मॉडिफिकेशन, एडिशन ऑफ ट्राइन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है. सो ये एक जनरल ओवरव्यू है कि किस तरह से RNA की प्रोसेसिंग होती है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में. डिफरेंट RNA, प्री mRNA, प्री rRNA और प्री tRNA की हमने एक जनरल ओवरव्यू देख ली कि प्रोसेसिंग ऑफ RNA किस तरह से होती है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में. इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि RNA की प्रोसेसिंग ज़रूरी क्यों है. व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोसेस द RNA बिफोर ट्रांसलेशन.
सो पहला पॉइंट है प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी, सिंस आरएनए इज अनस्टेबल मॉलिक्यूल। आरएनए जो है वो एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, वो डीएनए की तरह स्टेबल नहीं है, इसीलिए इसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हमें इसे प्रोसेस करना होता है। सेकेंड पॉइंट है प्रिवेंट फ्रॉम डिग्रेडेशन बाय आरएनएज, नेचर हैज़ मैनी आरएनएजेस। नेचर में बहुत सारे आरएनएजेस होते हैं, तो वो आरएनएजेस क्या करेंगे, वो आरएनए को डिग्रेड कर देगा, इसीलिए आरएनए को डिग्रेड होने से बचाने के लिए हमें उसकी प्रोसेसिंग करना ज़रूरी है। ट्रांसपोर्ट टू साइटोसोल, हमें पता है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो होता है वो होता है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन ट्रांसलेशन जो होता है वो होता है साइटोप्लाज्म में। सो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के दौरान जो आरएनए बनती है उसे तो अभी साइटोप्लाज्म में आना होगा ताकि वो ट्रांसलेट कर पाए, इसीलिए वो ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस के लिए भी प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए इम्पॉर्टेंट होती है। एंड इंट्रॉन रिमूवल, नॉन कोडिंग आरएनए, जो इंट्रॉन होते हैं आरएनए में हम जानते हैं इंट्रॉन होते हैं और एक्सॉन होते हैं। जो इंट्रॉन होते हैं वो नॉन कोडिंग होते हैं, नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ द जीन होते हैं, तो इसीलिए क्या होता है कि हमें वो इंट्रॉन को रिमूव करना होता है, तो इसीलिए प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए इज़ इम्पॉर्टेंट। आरएनए की प्रोसेसिंग के दौरान हम उस इंट्रॉन को रिमूव कर देते हैं। एंड देन इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन, जो ट्रांसलेशन प्रोसेस को इनिशिएशन, उसकी इनिशिएशन के लिए आरएनए की प्रोसेसिंग इम्पॉर्टेंट होती है। सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर द प्रोसेसिंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन ईच टाइप ऑफ आरएनए। सो हम पहले स्टार्ट करेंगे एमआरएनए से कि एमआरएनए की प्रोसेसिंग किस तरह से होती है। सो वी नो प्रोकैरियोट्स में तो एमआरएनए की प्रोसेसिंग नहीं होती है, सो वी विल स्टार्ट विथ यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में किस तरह से एमआरएनए की प्रोसेसिंग की जाती है। So in basically in eukaryotes, in the processing of mRNA, it involves 4 steps. The first step is capping. It is the 5' end protection. जो mRNA होती है उसकी जो 5' end है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक कैप लगाई जाती है, उसी प्रोसेस को हम कैपिंग बोलते हैं। जो सेकंड स्टेप है पॉलीएडिनाइलेशन, यहाँ पर 3' एंड की प्रोटेक्शन होती है। 5' एंड को तो हमने कैपिंग से प्रोटेक्ट कर लिया, अब हम 3' एंड को पॉलीएडिनाइलेशन मतलब एडेनिन बेस को हम जोड़कर यहाँ पर इस 3' एंड को प्रोटेक्ट करेंगे, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। द थर्ड स्टेप इज स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है। सो ये जो एमआरएनए है इसके बीच में इंट्रॉन होता है और यहाँ पर एक्सॉन होती है जो कि एक्सॉन 1 और ये एक्सॉन 2 होती है। सो ये जो इंट्रॉन है ये एक नॉन कोडिंग पार्ट होती है, सो इस पार्ट को हमें रिमूव करना होता है। सो स्प्लाइसिंग के स्टेप में यही इंट्रॉन को रिमूव किया जाता है। जो फोर्थ स्टेप है ये है आरएनए एडिटिंग, यहाँ पे आरएनए की एडिटिंग की जाती है। सो ईच स्टेप को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहली स्टेप से जो है 5' कैपिंग। सो क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होती है इस 5' कैपिंग में, चलिए देखते हैं। 5' कैपिंग ऑकर्स व्हेन द नेसेंट ट्रांसक्रिप्ट आर 20 to 25 न्यूक्लियोटाइड इन लेंथ। जब ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है और तब जब 20 to 25 न्यूक्लियोटाइड बन जाती है तभी 5' कैपिंग हो जाती है, मतलब जब ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के दौरान ही 5' एंड की कैपिंग कर दी जाती है। सो यहाँ पर 7 मिथाइल ग्वानोसिन इज एडेड टू द 5' एंड ऑफ नेसेंट mRNA। जो नेसेंट न्यूली फॉर्म्ड mRNA है उसकी 5' एंड में क्या ऐड होती है कैपिंग के प्रोसेस के लिए, 7 मिथाइल ग्वानोसिन ऐड होती है। 7 मिथाइल ग्वानोसिन जो 5' एंड होती है mRNA की उस पर लगा दी जाती है एज अ कैप टू प्रोटेक्ट इट। और इस प्रोसेस को कौन कैटेलाइज्ड करता है, इट इज़ कैटेलाइज्ड बाय डायमेरिक कैपिंग एंजाइम। कैपिंग एंजाइम होती है वो इस सारी प्रोसेस को कैटेलाइज्ड करती है। सो ये एंजाइम कहाँ पर होती है, ये आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है उसकी कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन में अटैच्ड रहती है ये कैपिंग एंजाइम, और यही कैपिंग एंजाइम कैटेलाइज्ड करती है 7 मिथाइल ग्वानोसिन के एडिशन को टू द 5' एंड ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड mRNA। सो ये फंक्शंस हम देख लेते हैं कि 5' कैपिंग की क्या फंक्शंस है, ये क्यों कैप की जाती है। फॉर प्रोटेक्शन, जैसे कि हमने पहले भी बोला था कि 5' एंड को प्रोटेक्ट करने के लिए इसकी कैपिंग की जाती है, और जब ट्रांसपोर्ट हो रही होती है इसमें भी कैपिंग की ज़रूरत होती है। और जो राइबोसोम है
ये mRNA में कहाँ पर जाके बाइंड करती है? एट दी 5' एंड। जो कैपिंग 5' एंड में हुई है वहीं पर जाकर राइबोसोम्स बाइंड करती है विथ mRNA. So now we will see the detailed step of the 5' capping process of the processing of mRNA. So ये हमारा प्री mRNA है. यहाँ पर जो पहली न्यूक्लियोटाइड है, ये जो 5' एंड है और यहाँ पर 3' एंड है, इसकी जो पहली न्यूक्लियोटाइड है इस पर हम जैसे कि सभी जानते हैं इस पर 3 फॉस्फेट होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा. सो जो पहली एंजाइम यहाँ पर आएगी फॉस्फोहाइड्रोलेज एंजाइम, ये एंजाइम क्या करेगी? इट विल रिलीज द गामा फॉस्फेट. जो गामा फॉस्फेट है यहाँ, ये इसे रिलीज कर देगा. तो अब बच गया अल्फ़ा एंड बीटा फॉस्फेट. सो यहाँ पर हम देखते हैं अल्फ़ा एंड बीटा फॉस्फेट है इस mRNA में. नाउ यहाँ पर सेकेंड एंजाइम आती है जो है ग्वानाइलिल ट्रांसफरेज एंजाइम. ये एंजाइम क्या करती है? ये GTP को लाती है. नाउ GTP से ये बीटा और गामा फॉस्फेट को रिलीज़ कर देती है. सो नाउ यहाँ पर बच गया सिर्फ अल्फ़ा फॉस्फेट फ्रॉम GTP, GMP बच गया यहाँ पे, और ये जाकर अटैच्ड हो जाती है इस पहली वाली जो न्यूक्लियोटाइड थी उसमें, जिसमें सिर्फ अल्फ़ा एंड बीटा फॉस्फेट थी. सो अब इस चीज़ को हम यहाँ पर बोलेंगे 5' to 5' ट्राईफॉस्फेट ब्रिज. 3 फॉस्फेट यहाँ पर है और ये 5' to 5' ट्राईफॉस्फेट ब्रिज होती है. इस स्टेप के बाद जो थर्ड एंजाइम आती है वो है ग्वानिन 7 मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम. ये एंजाइम क्या करती है? ये मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम एस एडोनिसिल मिथियोनिन से. एस एडोनिसिल मिथियोनिन से ये मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र करती है इसमें. ये जो ग्वानिन है यहाँ पर, ये ग्वानिन एक इसकी एरोमेटिक स्ट्रक्चर होती है. इसकी एरोमेटिक स्ट्रक्चर में जो 7th पोजीशन होती है वहाँ पर मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र कर देती है फ्रॉम एस एडोनिसिल मिथियोनिन. सो ये इसे हम बोलेंगे कैप 0. सो यहाँ सो यहाँ तक हमने समझ ली थी कि जो यहाँ पर पहली कैपिंग होती है उसे हम कैप 0 बोलेंगे. तो यूकैरियोट्स में यहाँ तक होती है, बट हायर यूकैरियोट्स अगर हम देखें तो उसमें और भी सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उनमें भी कैपिंग होती है. सो इसे देखते हैं हम यहाँ पर. ये तो हो गई कैप 0 हमारी. सो अगर जो पहली न्यूक्लियोटाइड है, इफ़ N1 इज इक्वल्स टू A, कैपिंग स्टार्ट्स फ्रॉम देयर. अगर ये जो पहली न्यूक्लियोटाइड है ये अगर एडेनिन है, तो अगर ये एडेनिन है फिर यहाँ से कैपिंग हो जाएगी. ये होगी कैप 1, फिर यहाँ पर कैप होगी, मिथाइल ग्रुप ऐड होगी शुगर में, फिर ये हो जाएगी कैप 2. लेकिन अगर जो पहली न्यूक्लियोटाइड है ये एडेनिन नहीं है, तो अगर ये यूरासिल, ग्वानिन या साइटोसिन कोई भी नाइट्रोजनस बेस है सिवाय एडेनिन के, तो कैपिंग यहाँ पर नहीं होगी. कैपिंग जो होगी वो थर्ड वाले न्यूक्लियोटाइड से होगी. सो ये हो गया कैप 0. यहाँ पर कोई कैपिंग नहीं है. अगर ये एडेनिन नहीं है तो यहाँ कोई कैपिंग नहीं होगी. उसके बाद वाले न्यूक्लियोटाइड में कैपिंग होगी तो उसे हम कैप 1, कैप 2 इस तरह से बोलेंगे. तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई. So now let's see the second step of the processing of mRNA in case of eukaryotes. जो second step है mRNA की processing में उसे हम बोलते हैं 3' polyadenylation. So polyadenylation वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है कि क्या ऐड होगी यहाँ पर. एडेनिन बेस ऐड होती है
at the 3' end of the mRNA. सो इसीलिए हम इसे बोलते हैं 3' end मॉडिफिकेशन, मतलब 3' end को मॉडिफाई किया जाता है. सो कितनी एडेनिन बेसिस ऐड होती हैं यहाँ पर? एटलीस्ट 10 to 15, मतलब 10 to 15 एडेनिन तो ऐड होंगे ही, ज़्यादा से ज़्यादा 500 तक ऐड की जा सकती है एट द 3' end ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड mRNA. So before moving into the mechanism and steps involved in the 3' polyadenylation process, हम कुछ प्रोटीन्स जो उस स्टेप्स में इन्वॉल्व होंगे उसे देख लेते हैं. जो पहली प्रोटीन यहाँ पर है वो है CPSF. यह है क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर. और जो सेकंड प्रोटीन है वो है CSTF. यह है क्लीवेज स्टिमुलेशन फैक्टर. एंड CF1 एंड CF2 ये दोनों हैं क्लीवेज फैक्टर्स जो क्लीवेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. और देन आती है PAP, जिसे हम बोलते हैं पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम. ये क्या करती है? ये 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी शो करती है और ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट होती है. इसे कोई टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं होती है. विदाउट टेम्पलेट ऑल्सो इट कैन पॉलीमराइज. फिर आती है PABP. यह है पॉलीएडिनाइलेट बाइंडिंग प्रोटीन. सो इन सारी प्रोटीन्स की यूज़ होंगी इन दी पॉलीएडिनाइलेशन प्रोसेस में, जो कि हम अभी देखेंगे. सो इससे पहले हम देख लेते हैं कि ये पॉलीएडिनाइलेशन के प्रोसेस की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इसे की जाती है. टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी एंड हाफ लाइफ, मतलब जो mRNA है इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए इसकी जो 3' end है इस पे हम एडेनिन बेसिस ऐड करते हैं. और सेकंड है ट्रांसपोर्ट द mRNA. जो mRNA है इसे ट्रांसपोर्ट करेंगे जब हम साइटोप्लाज्म में, तब उसके ट्रांसपोर्ट के लिए हम इसीलिए पॉलीएडिनाइलेशन करते हैं. थर्ड है ट्रांसलेशन इनिशिएशन. ट्रांसलेशन प्रोसेस के इनिशिएशन के लिए हम पॉलीएडिनाइलेशन करते हैं, एडेनिन को ऐड करते हैं एट द 3' end. So now let's see the detailed step involved in the 3' polyadenylation process of the pre-mRNA. So हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये है pre-mRNA, इसकी 5' end and this is a 3' end. So now here is a poly A signal, AAUAAA. This is a poly A signal and upstream of this signal, मतलब इस सिग्नल के 10 to 30 न्यूक्लियोटाइड सामने यहाँ पर होगी पॉलीएडिनाइलेशन साइट और क्लीवेज साइट, मतलब यह है क्लीवेज साइट यहाँ पर कट की जाएगी. और इसकी 30 न्यूक्लियोटाइड सामने वहाँ पर होगी GU रिच एलिमेंट. तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे यहाँ पर होगी CPSF. जो प्रोटीन्स हमने पहले देखे वो प्रोटीन अभी यूज़ होंगे इन सारी स्टेप्स में. सो जो पहली प्रोटीन है CPSF, ये क्या करेगी? पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर, क्लीवेज पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर एंड क्लीवेज स्टिमुलेशन फैक्टर, ये दोनों फैक्टर आकर बाइंड करेगी. कहाँ पर बाइंड करेगी? यहाँ देखिए, ये है पॉली ए सिग्नल एंड दिस इज GU रिच एलिमेंट. जो CPSF है वो जाकर पॉली ए सिग्नल पर बाइंड कर गई और जो CSTF है वो GU रिच एलिमेंट पर बाइंड कर गई. अब यहाँ पर क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पार्ट जो है ये बैंड हो गई. ये CPSF एंड CSTF ये एक दूसरे से बाइंड कर जाएगी. सो जैसे ही ये दोनों बाइंड करेगी ये चीज़ यहाँ पर बैंड हो जाएगी और AU जो कि है पॉलीएडिनाइलेशन साइट और क्लीवेज साइट, ये AU यहाँ पर एक्सपोज्ड हो गई. जैसे ही CPSF और CSTF यहाँ पर बाइंड कर गई, ये चीज़ यहाँ पर बैंड हो गई ना, ये mRNA यहाँ बैंड हो चुकी है और इसकी जो पॉलीएडिनाइलेशन साइट और या फिर जिसे हम क्लीवेज साइट बोलते हैं, ये एक्सपोज्ड हो गई है. अब यहाँ पर हम देख पाएंगे जो क्लीवेज फैक्टर आएगी, जो हमने देखे थे पहले CF1 एंड CF2, ये दोनों क्लीवेज फैक्टर आकर बाइंड करेगी क्लीवेज साइट में. सो ये जो क्लीवेज साइट यहाँ पर हमने देखी,
यहाँ पर जा आकर CF1 और CF2 दोनों में से कोई भी आकर ये क्या है, ये एंडोन्यूक्लियस है। सो ये आकर यहाँ पर क्लीवेज साइट पर बाइंड कर जाएगी। नाउ जैसे ही बाइंड किया, ये CPSF और CSTF ये दोनों रिलीज़ हो जाएंगे और यहाँ पर एक कट आ जाएगी। ये CF1 और CF2 यहाँ पर कट कर देंगे और ये प्री mRNA ये it will break. So now we can see here it is break and ये जो पोर्शन है ये डिग्रेड हो जाएगी by XRN2 आएगी और इस पार्ट को डिग्रेड कर देगी। अब रहेगी ये वाली ऊपर वाली पार्ट। सो इस पार्ट को हम देखते हैं। यहाँ पर क्या होगी, अब आएगी द मेन एंजाइम PAP पॉली ए पॉलीमरेज। यही एंजाइम जो है ये एडेनिन बेस को ऐड करेगी एट द 3' एंड ऑफ द प्री mRNA। सो यहाँ पर ये प्री mRNA है और ये जो है ये पॉली ए सिग्नल है। सो यहाँ तक कट कर दी गई थी बाय CF1 एंड CF2 ने यहाँ तक कट कर दिया था। एंड आफ्टर दैट अभी क्या होगा, ये पॉली ए पॉलीमरेज आकर यहाँ पर एडेनिन बेस को ऐड कर देंगे। सो ये बन गया हमारा पॉली ए टेल। सो क्या होगा, ये PAP जो है ये 10 एडेनिन बेसेस तक ऐड कर सकती है। उसके बाद एक दूसरी एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम बोलते हैं PABP पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन। ये प्रोटीन आती है और फिर ये एडेनिन जो ये पॉली ए टेल जो बनी है ये स्टेबलाइज होती है एंड दस और ज़्यादा एक्सटेंड कर पाती है। PABP जो है इसे स्टेबलाइज करता है और इसकी वजह से और ज़्यादा एडेनिन बेसेस यहाँ पर ऐड होती हैं। अप टू 250 न्यू एडेनिन बेसेस ऐड की जाती हैं और इसको हम बोलते हैं पॉली ए टेल। सो दस it is now a polyadenylated mRNA is formed here. So I hope till now it is clear. और एक बात यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगी, जितनी लंबी ये पॉली ए की टेल होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी हम देख सकते हैं एक mRNA में। लेट्स सी फ्यू पॉइंट्स हियर। जो पहली पॉइंट यहाँ पर है ये है कि जो पॉलीएडिनाइलेशन की प्रोसेस है ये या तो न्यूक्लियस के अंदर होती है या साइटोप्लाज्म में भी हो सकती है। तो अब तक जो हमने स्टेप्स देखे हैं वो सारे न्यूक्लियस के अंदर हो रही थी, जो RNA में मॉडिफिकेशन mRNA में मॉडिफिकेशन जो हो रही थी। तो साइटोप्लाज्म में भी पॉलीएडिनाइलेशन की प्रोसेस हो सकती है बाय द पॉली ए पॉलीमरेज। एंड फिर जो पॉलीएडिनाइलेशन है ये कॉन्स्टिट्यूटिव पॉलीएडिनाइलेशन हो सकती है और ऑल्टरनेटिव पॉलीएडिनाइलेशन भी हो सकती है। जो कॉन्स्टिट्यूटिव पॉलीएडिनाइलेशन इसका मतलब क्या है कि ये एक फिक्स्ड पोजीशन में ही क्लीवेज होगी। ये जो mRNA है ये प्री mRNA है, यहाँ पर सिर्फ एक ही क्लीवेज होगी, एक ही साइट होगी क्लीवेज के लिए। लेकिन जो ऑल्टरनेटिव पॉलीएडिनाइलेशन है यहाँ पर मोर देन 1 पॉलीएडिनाइलेशन साइट हो सकती है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोर देन 1 पॉलीएडिनाइलेशन साइट हो सकती है, हैविंग मोर देन 1 पॉलीएडिनाइलेशन साइट। ये जो प्री mRNA है यहाँ पर एक या एक से ज़्यादा पॉलीएडिनाइलेशन की साइट या जिसे हम बोलते हैं क्लीवेज साइट हो सकती है। सो यू कैन सी हियर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल होती है जैसे कि IgM, उसमें क्या होती है, मेम्ब्रेन बाउंड फॉर्म होती है या तो सिक्रेटरी फॉर्म होती है। ठीक है, अगर ये क्लीवेज अगर यहाँ पर हो रही है तो IgM में क्या होगी, मेम्ब्रेन बाउंड फॉर्म होगी, और अगर क्लीवेज यहाँ पर हो रही है तो ये सिक्रेटरी फॉर्म बन जाती है। सो आई होप इट इज़ क्लियर। और एक पॉइंट जो यहाँ पर है वो है कि इन E. coli पॉलीएडिनाइलेशन ऑकर्स इन सम mRNA पॉली ए टेल ऑफ 10 to 40 न्यूक्लियोटाइड। मतलब E. coli में भी, E. coli जो कि बैक्टीरिया है जो प्रोकैरियोट है, उसमें भी हम पॉलीएडिनाइलेशन देख सकते हैं कुछ कुछ mRNAs में, जहाँ पर पॉली ए टेल बनती है 10 to 40 न्यूक्लियोटाइड की। और ये जो mRNA ये mRNA ऑफ E. coli है, यहाँ पर पॉलीएडिनाइलेशन होती है और जो न्यूक्लियेजेस हैं वो ऐड हो जाती हैं यहाँ पर PNPase
RNase E, ये ऐड हो सकते हैं यहाँ पर। ये ऐड होने के बाद क्या होती है कि mRNA की डिग्रेडेशन हो जाती है। So I hope whatever we have discussed till now, it is clear to you.